हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का अध्याय रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर के आज हम एनसीईआरटी के पीछे वाले यानी पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहते हो तो वरुण साइंस हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वरुण साइंस हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। यानी आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों के वेग व्यंजकों से आपको एक तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, दूसरी वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की कि 3NO मिलकर बनाता है NO2O। क्या बनाता है? 3NO मिलकर बना रहा है N2O। अगर इसके वेग नियम की बात करें तो इसका वेग नियम दे रखा है, वेग इजिकल टू KNO⁻²। चलो अब पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हम दिए गए वेग से हम अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। आपको पता रहे कि अब दिए गए वेग नियम से या दर नियम से हम अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि वेग नियम व्यंजक में उनकी सांद्रताओं के घातों का योग। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस अभिक्रिया वेग नियम के अंदर देखें तो यहाँ पर हमें ओनली ऑन NO⁻² दिखाई दे रही है, नाइट्रस ऑक्साइड की पावर 2 दिखाई दे रही है। इस क्वेश्चन की अगर हम अभिक्रिया कोटि की बात करते हैं तो इसकी अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी? 2। ठीक है। अब क्या करना है आपको? अभिक्रिया की कोटि से वेग नियम वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। सूत्र क्या है? मोल 1 - n लीटर n-1 और टाइम इनवर्स। ठीक है, टाइम इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। कभी भी आपको कोटि दे दे और पूछे कि इससे आप वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करो तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, मोल 1 - n लीटर n-1 टाइम इनवर्स। अब n यहाँ पर क्या है? तो n जो आपकी है अभिक्रिया की कोटि। क्या है? अभिक्रिया की कोटि। जैसे कि इस प्रश्न के लिए अगर हम बात करें तो मोल है अपना कितना? देखो, मोल 1 - n में n का मतलब यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी? 2 L यानी लीटर n-1, n की जगह कितना लगेंगे? 2 - 1 और टाइम क्या है? सेकंड। मान लो टाइम क्या है? सेकंड है, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, नहीं तो टाइम इनवर्स बना रहेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस अभिक्रिया के लिए, अब वेग स्थिरांक की इकाई क्या निकल के आती है? इकाई निकल कर आती है आपकी इस अभिक्रिया के लिए मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 और टाइम इनवर्स। ये होती है आपकी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। क्या होती है? मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 टाइम इनवर्स। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? अभिक्रिया की कोटि से वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं इसी के अंदर हम। तो दूसरा प्रश्न है आपका कि H2O2 प्लस 3I प्लस 2H मिलकर बनाते हैं 2H2O प्लस I3-। इस अभिक्रिया का वेग नियम दे रखा है आपको, वेग बराबर KH2O2 इंटू I-। तो अगर इस अभिक्रिया की कोटि भी आप इस अभिक्रिया की भी कोटि ज्ञात करोगे तब निकल के आएगी आपकी इस अभिक्रिया की कोटि 2। क्योंकि देखो ये इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो क्या मान ले 1 और इसके ऊपर भी घात 1। अब आपको पता है कि वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग क्या कहलाता है? कोटि। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो इस अभिक्रिया की कोटि भी कितनी आ गई आपकी? 2। अब ये होगी आपकी अभिक्रिया की कोटि। और अभी भी हमने ऊपर देखा था, ऊपर वाली अभिक्रिया की कोटि कितनी थी? 2। तो जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आया था वही वेग स्थिरांक इस अभिक्रिया का हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। ठीक है। अगले की बात करते हैं। तीसरा है इसमें CH3CO विखंडित होके बनाता है CH4 + CO। ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इस अभिक्रिया का जो आपका वेग नियम है वो क्या है? KCH3CHO की पावर 3/2।
अब इस अभिक्रिया के लिए आप अगर वेग स्थिरांक की इकाई निकालोगे तो आपकी जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो क्या निकल के आएगी, वेग स्थिरांक की इकाई निकल के आएगी आपकी। देखो जैसे मैंने बताया था सूत्र कौन सा लगाना, मोल। अब मोल 1 माइनस एन, एन कितना दिया है यहाँ पर 3/2, एन मतलब विक्रयी कोटि 3/2, एल यानी लीटर, एन माइनस वन, एन कितना है 3/2 माइनस वन, बाकी का टाइम इनवर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका मोल 1 माइनस 1/2, मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2 और टाइम इनवर्स। ये आ जाएगा आपका क्या, दी गई अभिक्रिया, अगर किसी अभिक्रिया की कोटि 3/2 है तो उसका वेग स्थिरांक क्या आ जाएगा, मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2, टाइम इनवर्स। ये निकल के आ जाएगा आपका क्या, यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 3/2 हो तो उसका वेग स्थिरांक की इकाई। अगली बात करते हैं हम चौथे की बात करें तो चौथे में क्या दे रखा है, देखो कि C2H5Cl बनाते हैं आपके विघटित होकर C2H4 प्लस HCl। अगर इस अभिक्रिया के वेग नियम की बात करें तो इस अभिक्रिया का वेग नियम है आपका वेग बराबर K C2H5Cl। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर कि अभिक्रिया की कोटि कितनी दी हुई है, एक। कितनी दी हुई है, एक, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी हुई है और उसके ऊपर पावर नहीं, इसका मतलब क्या है, पावर कितनी है, एक। अब आपको पता है कि अगर पावर एक है तो आपको ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की। कौन सी कोटि की, प्रथम कोटि की। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर आप वेग स्थिरांक की इकाई निकालोगे, जैसे मान लो अभी जो सूत्र बताया था मैंने, मोल n-1 यानी 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन, एन कितना है 1। अब लीटर की पावर n-1, एन कितना है 1 माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद टाइम इनवर्स। ये आपकी निकल के आएगी क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। तो मोल इनवर्स 1 माइनस 1 का मतलब 0, और किसी की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1। ठीक है, ऐसे लीटर की पावर 1 माइनस 1, लीटर की पावर 1 माइनस 1 का मतलब लीटर की पावर 0, और लीटर की पावर 0 मतलब क्या आएगा, 1। तो भाई ये बचा क्या आपका, टाइम इनवर्स। अब टाइम आप मिनट में लो, घंटे में लो, सेकंड में लो, वो आ जाएगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वो क्या होती है, टाइम इनवर्स। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से सॉल्व। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया 2A + B मिलकर बनाते हैं A2B के लिए वेग दिया है आपका K इंटू A और B की पावर 2। अब जहाँ पर जो K का मान है वो है 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 सेकंड इनवर्स। यानी जो आपका K का मान दिया है वो कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁻6। अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक वेग की गणना करनी है। कब, जब A बराबर 0.1 मोल लीटर इनवर्स और B बराबर 0.2 मोल लीटर इनवर्स। यानी प्रारंभिक वेग की गणना करनी है जब A बराबर तो दिया हो आपका 0.1 मोल लीटर इनवर्स और B की वैल्यू दी हो 0.2 मोल लीटर इनवर्स। तो अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। ये तो वो तो पहली कंडीशन है, यहाँ तक तो आप देख सकते हो। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। अब अभिक्रिया वेग की गणना कब करनी है, जब A घटकर 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाए। मतलब A 0.1 से घटकर क्या रह जाए, 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाए, तब अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, तो अगर आप लिखोगे इस अभिक्रिया के हिसाब से तो क्या लिखोगे, ये दे रखा है, देखो ये रे अभिक्रिया का वेग क्या दे रखा है आपको, वेग बराबर K इंटू A B की पावर 2। ये रहा, तो ये लिख दिया यहाँ पर वेग बराबर K इंटू A इंटू B की पावर 2। अब इस हिसाब से अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, ये क्या पूछ रहा था, प्रारंभिक वेग की गणना, तो इस सूत्र से आपका निकल के आएगा। देखो प्रारंभिक वेग निकालोगे अब आप तो क्या दे रखा है यहाँ पर, K की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻6। ये लिख दिया 2 इंटू 10⁻⁻6 K की जगह। A की वैल्यू कितनी है 0.1, B की वैल्यू कितनी है 0.2 उसके ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर निकल के आएगा 8 इंटू 10⁻⁹ मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 सेकंड इनवर्स। ये आपका अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग निकल कर आएगा जैसे ही आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तब। अब अगली शर्त क्या है, ये देखो
ये एक अलग प्रश्न था, यहाँ तक एक अलग प्रश्न है आपका। अब इसके बाद यानी पहली शर्त यहाँ तक थी, दूसरी शर्त स्टार्ट होती है इसके बाद कि जब एक 0.1 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.06 मोल लीटर इनवर्स कर दिया जाता है, मतलब एक की जो सांद्रता है उसे घटाकर कितनी कर दिएगा, 0.1 मोल से 0.06 मोल। अब इसकी एक ही सांद्रता में कमी कितनी आती है, तो आप कमी देख सकते हो कि 0.1 से 0.06 की बात करोगे तो सांद्रता के अंदर कमी आएगी आपकी 0.04। अब एक ही सांद्रता के अंदर कमी आएगी तो आपको पता है रिएक्शन चल रही है, अगर एक ही सांद्रता के अंदर कमी आएगी तो बी की सांद्रता के अंदर भी कमी आएगी। अगर हम बात करें बी की सांद्रता के अंदर कितनी कमी आएगी, तो बी की सांद्रता में कमी, अब सांद्रता में कमी लिखोगे तो 1/2, ये कहाँ से आ गया, ये देखो यहाँ से आएगा। जैसे आप लिखोगे dV/d2 dt, और इसी प्रकार ए का लिखोगे तो आपको 1/2, तो ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो बी की सांद्रता के अंदर कमी निकालोगे तो बी की सांद्रता के अंदर कमी आएगी 1/2 इंटू 0.04। ए की सांद्रता के अंदर इतनी कमी है तो बी के अंदर कितनी आएगी, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, इस हिसाब से निकालोगे तभी कितना आ जाएगा। इसलिए बी की सांद्रता में कमी कितनी, 1/2 इंटू 0.04, तो 2 से 2 कैंसिल करोगे इसको, मतलब डिवाइड करोगे, तब आपका आंसर निकल के आएगा कितना है, 0.02। यानी बी की सांद्रता के अंदर जो कमी है वो कितनी आ जाएगी, 0.02, ठीक है। अब मैं बात करूं कि बी की उपलब्धता, मतलब बी बनी कितनी, बी की इस प्रकार बी की उपलब्धता बनी कितनी भी, तो 0.2 के में से कम करो आप 0.02, तो कितनी बनी, 0.18 मोल प्रति लीटर। कितनी बनी आपकी बी, 0.18 मोल प्रति लीटर। तो एक की सांद्रता को 0.06 मोल लीटर तक कम करने के बाद अभिक्रिया का वेग, अब ए की सांद्रता ये हो गई, बी की सांद्रता ये हो गई नई समीकरण के लिए। अब वही बात कि के वेग बराबर क्या लिखोगे, अब वेग बराबर के ए इंटू बी की पावर 2, ठीक है, बी का होल स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू 10⁻⁶। ए की वैल्यू कितनी, 0.06 इंटू बी की वैल्यू कितनी बची, 0.18। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर निकल के आएगा 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपकी जब अभिक्रिया का वेग कब है, ये जब ए की सांद्रता को घटाकर कितना कर दिया, 0.1 से 0.06। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की। N2 और H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब के का मान 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो। मतलब जो प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन होता है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की। तो ये आप यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि N2 और H2 के उत्पादन की दरें क्या होंगी। तो प्लेटिनम की सतह पर अगर NH3 के अपघटन की अभिक्रिया लिखें तब ये अभिक्रिया बनती है आपकी NH3 विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है N2+3H2 में, ठीक है। अगर इसका दर समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि ये कहाँ चला जाता है, नीचे। जो रस समीकरण में गुणांक होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे। तो दर बराबर 1/2 डी NH3/dt। हम की दर समीकरण लिखते हैं तो इसी प्रकार तो लिखते हैं 1/2, ये जो रस समीकरण में गुणांक होता है वो कहाँ चला जाता है, वाक्य के अंदर। दर बराबर 1/2 डी NH3, यानी डी उसके बाद NH3 की सांद्रता बटे dt। इसी प्रकार अब आपको पता है कि दर समीकरण के अंदर सभी सांद्रताएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो अगर उत्पाद के लिए लिखोगे आप तब क्या लिखोगे, dN2/dt, और उसके बाद ये आपको यहाँ पर 3 लगा हुआ है रस समीकरण में गुणांक, उसके लिए क्या करोगे 1/3 dH2/dt। तो इस प्रकार इसका दर समीकरण लिख सकते हो आप। अब क्या है कि जो दिया गया है कि अभिक्रिया शून्य कोटि की, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो ये क्या होता है, के बराबर, मतलब R बराबर होता है के। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो अगर वेग लिखते हो आप क्या लिखते हो, R इंटू बराबर के ए की पावर 0। तो ए की पावर 0 का मतलब तो क्या होता है 1, यानी R किसके बराबर हो जाता है, के बराबर। तो जो आपका दर समीकरण है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपकी जो आपकी के की वैल्यू दी है, के दी है। अब हमें निकालना क्या है,
N2H2 के उत्पादन की दर, यानी N2 और H2 कितने बन रहे हैं। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, जो N2 है उसको बराबर कर देंगे किसके, जो N2 दे रखी है आपको उसको तो एक बार तो किसके बराबर कर दें, इसको। और उसके बाद जो D1/3 DH2/dt को बराबर कर दें किसके, इस प्रकार आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसलिए N2 के उत्पादन की दर, अब N2 के उत्पादन की दर कितनी है, dN2/dt किसके बराबर आएगी, 2.5 × 10⁻⁴ जितना आपको दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर कोई रस समीकरण गुणांक नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी आपके N2 के उत्पादन की दर। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसके उत्पादन की दर की, H2 के उत्पादन की दर की, तो H2 के उत्पादन की दर H2 के उत्पादन की दर निकालने की तो पहले सबसे पहले क्या लिखें, 1/3 DH2/dt। अब इसके बराबर लिखें के, अब के का मान कितना है, 2.5 × 10⁻⁴। अब इसको आप इधर ले जाओगे, वज्रगणा करोगे तब हो जाएगा 3 × 2.5 × 10⁻⁴। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा आपका कितना, 7.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपका क्या, H2 के उत्पादन की दर और ये आपके N2 के उत्पादन की दर। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है डाईमेथिल ईथर के अपघटन से CH4H2 तथा CO बनते हैं। मतलब अगर डाईमेथिल ईथर का अपघटन कराते हो आप तो क्या बनेगा, CH4H2 और CO। डाईमेथिल ईथर की बात करें सूत्र की, तो सूत्र होता है CH3OCH3, ये सूत्र होता है आपका डाईमेथिल ईथर का। अब उसके बाद है इस अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है। मतलब डाईमेथिल ईथर की अभिक्रिया जो अपघटन है उस अभिक्रिया का वेग किस प्रकार दिया जाता है कि वेग बराबर के डाईमेथिल ईथर की पावर 3/2। अब आगे क्या, आगे है अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है। मतलब अब दाब बढ़ा कर किया जाता है, अतः वेग समीकरण को डाईमेथिल ईथर के आंशिक दाब के पद में भी दिया जा सकता है। अब इसको किस में भी चेंज कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा दिया तो आंशिक दाब के पदों में भी दे सकते हैं। तब क्या दिया वेग, वेग बराबर के पी यानी प्रेशर CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर की पावर 3/2। यदि दाब को बार में, अब क्या कर रहे हैं ये ATM की जगह दाब को किस में ले रहे हैं, बार में तथा समय को मिनट में। मतलब जो दाब है उसको तो बार में लिख रखा है और जो समय है उसको मिनट में लिख रखा है। तो अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक की इकाइयाँ क्या होंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये अगर इसके आंसर की बात करें तो यदि दाब को बार में और समय को मिनट में मापा जाता है तो दर की इकाई क्या हो जाएगी हमारी, बार मिनट इनवर्स। दर की इकाई तो यही हो जाएगी ना, बार मिनट इनवर्स। अब दर की इकाई या वेग की इकाई तो ये होगी हमारी। उसके बाद क्या, वेग बराबर, वेग क्या है आपका, के पी CH3OCH3 की पावर 3/2। अगर मैं के की वैल्यू निकालूँ तो क्या लिखूंगा, इसको यहाँ ले जाऊँगा नीचे, तो के बराबर क्या बन जाएगा, वेग बटे पी CH3OCH3 का 3/2। अब वेग स्थिरांक के की कहीं निकालेंगे तो देखो वेग कितना लिख रखा है अभी, बार मिनट इनवर्स, बार मिनट इनवर्स। उसके बाद जो आपका दाब दे रखा है डाईमेथिल ईथर का वो किस में लिया है, बार में, तो बाई एक हो जाएगा बार बटे बार की पावर 3/2। अब जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये जो प्लस की है पावर वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो जैसे यहाँ पर देखोगे, इसको देखोगे आप तो ये बनेगा आपका बार की पावर 1 इंटू बार की पावर -3/2 इंटू मिनट इनवर्स, ये बन के आएगा आपका। अब आपको पता है कि अगर आधार समान हो तो कहते हैं जुड़ जाती हैं, अब इनको जोड़ोगे तो ये बचेगा आपका बार की पावर -1/2 और मीटर मिनट इनवर्स क्या बच जाएगा आपका, बार की पावर -1/2 इंटू मिनट इनवर्स। ये निकल के आएगा आपके इसके दाब के पदों में जो आपकी सांद्रता की वेग स्थिरांक की इकाई है वो, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। मतलब इनके बारे में 2-2 4-4 लाइन लिखनी है आपको। जैसे कि अब रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव कौन कौन से कारक डालते हैं, जैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने का इस प्रकार है अभिकारकों की सांद्रता, जैसे जैसे आप सांद्रता बढ़ाते हो आपको पता है कि दर भी बढ़ती जाती है। उसके तापमान, उसके बाद उत्प्रेरक की उपस्थिति, ये क्या है आपके
अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किसी अभिक्रियक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, यानी कोई अभिक्रियक है यानी अभिकर्मक है, उसके लिए जो अभिक्रिया है वो कितनी कोटि की? द्वितीय कोटि की। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रियक की सांद्रता, अब ये पूछ रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि अगर 2 है यानी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है तो आपका जो अभिक्रिया वेग है वो कैसे प्रभावित होगा, कब कब? पहली कंडीशन आपके पास कि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए। पहली कंडीशन क्या है आपके पास कि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए। तो इन सब के लिए सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? वेग समीकरण। तो अगर मान लो माना अभिकारक की सांद्रता ए यानी ए है, कैपिटल ए मान लिया स्मॉल ए, तो अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? आर इजिकल टू यानी रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू के इंटू ए की पावर 2, क्योंकि जो ए है अभिकारक उसकी सांद्रता कोटि कितनी है? 2। तो ये बन के आ जाएगा अभिक्रिया का वेग बराबर के इंटू ए की पावर 2। अब ये कह रहे हैं जो ए वाला ए है इसको 2 गुना कर दें, मतलब ए की जगह अब क्या लिख दें? 2a, ये हो जाएगा आपका 2 गुना। ए की जगह अगर 2a लिख दें तो यदि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए यानी ए की जगह क्या लिख दें? 2a। तो आप जानते हो कि आपको पता है कि जैसे मान लो कि ए पहली बार तो ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि R1 इजिकल टू के ए की पावर 2, लेकिन अब इस R2 करने पर जो R2 है वो कितना है? के 2 ए की पावर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा आपका? 4a स्क्वायर। अब इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, जो आपका बचेगा R2 किसके बराबर आएगा? 4 इंटू R1 के, 4 इंटू R1 के, मतलब पहले वेग की अपेक्षा कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। एक तो ये कंडीशन थी आपके पास कि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? जो आपका वेग है कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास? दूसरी कंडीशन है यदि अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए। अब आपको बताए पहली कंडीशन तो वही है आपकी कि R1 बराबर के ए की पावर 2, लेकिन अब क्या कर दिया इसने कि जो सांद्रता थी उसको आधी कर दिया, के ए की बटे 2 की पावर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए से ए कैंसिल हो जाएगी, अब ये 2 का वर्ग ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब R2 क्या हो जाएगा? R1 बटे 4 हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। और R1 बटे 4 का मतलब अभिक्रिया का वेग पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा? 1/4 गुना। कितना हो जाएगा? 1/4 गुना। तो इस प्रकार आप इस अभिक्रिया के दोनों कंडीशन में वेग निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो अब आपको पता है कि किसी भी अभिक्रिया के वेग में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है तो जो वेग स्थिरांक है वो क्या हो जाता है? लगभग दो गुना हो जाता है, 2 या 3 गुना। ठीक है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए ताप में 10 डिग्री की वृद्धि के साथ वेग स्थिरांक लगभग 2 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 2 गुना। वेग स्थिरांक पर तापमान प्रभाव को मात्रात्मक रूप से आर्हेनियस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ये बात सही है। आर्हेनियस समीकरण क्या है? तो के इजिकल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब जहाँ पर के क्या है आपका वेग स्थिरांक, ए क्या है आपका आर्हेनियस कारक या आवृत्ति कारक, आर क्या है गैस स्थिरांक, टी क्या है तापमान, और ई नोट क्या है अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा। ई नोट या ई ए, या तो इसे ई नोट बोलो या फिर ई ए बोलो, ये क्या होती है आपकी सक्रियण ऊर्जा। तो ये आपका वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव और मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मिल जाएगा आर्हेनियस समीकरण। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। प्रैक्टिकल गैस को अभिक्रिया के अंदर जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके अंदर आपको आंकड़े प्राप्त हुए हैं कि टी बराबर जो 0 पर सांद्रता थी वो कितनी थी? 0.55 मोल, 30 सेकंड पर 0.31 मोल, 60 सेकंड पर 0.17 मोल, और उसके बाद जो 90 सेकंड में सांद्रता निकल के आई हुआ है आपकी 0.085 मोल लीटर इनवर्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 30 से 60 सेकंड के समय अंतराल में औसत वेग की गणना। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अभिक्रिया का औसत वेग क्या रहा होगा 30 से 60 सेकंड के बीच में, इसकी बात करनी है बस। ठीक है,
अब आपको पता है कि अगर हम वेग निकालते हैं, औसत वेग निकालते हैं, तो उसका सूत्र होता है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक है, 0.31 से 0.31 से 0.17, तो C2 माइनस C1 अपन T2 माइनस T1, यानी सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय। अब हम बात करें इसकी परिवर्तन में लगे समय, तो 0.31 माइनस 0.17, टाइम कितना है 60 माइनस 30, तो आपका ये बचेगा 0.14 ऊपर, नीचे बचेगा 30। अब 30 से डिवाइड करोगे 0.41 को, तो आंसर आएगा आपका 4.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपका मिल जाएगा क्या, इस अभिक्रिया का औसत वेग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई अभिक्रिया है ए के लिए तो प्रथम कोटि की है और बी के लिए द्वितीय कोटि की है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अवकलज वेग समीकरण लिखो। इस अभिक्रिया का अवकलज वेग समीकरण लिखो। तो अवकलज दूसरा है बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 3 प्रश्नों के जवाब इस एक लाइन के प्रश्न से आपको देने हैं। तो अगर हम अंतर दर समीकरण की बात करें, दर समीकरण की बात करें, तब क्या लिखते हैं, dr/dt इक्वल टू, अब हमें पता है कि एक अभिकारक ए है, दूसरा अभिकारक बी है, ए के प्रति कोटि है 1, बी के प्रति कोटि है 2, तो हम क्या लिख देंगे कि r इक्वल टू, या दर समीकरण लिखें तो k ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2। ये हो गया आपका दर समीकरण, जो यहाँ पर लिख के दिया गया है आपको। उसके बाद ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बी का सांद्रता है, बी की सांद्रता 3 गुना बढ़ा दी जाए, बी की सांद्रता अगर कितनी बढ़ा दी जाए, 3 गुना बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा। सीधी सीधी बात है, चलो बढ़ाते हैं, क्या देखते हैं क्या अंतर आता है। तो ये बात है आपका, देखो पहले क्या था आपका, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, यानी R1 क्या था पहले, R1 पहले था K इंटू ए, बी की सांद्रता क्या थी, बी की पावर 2। ये थी दूसरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर बात करते हैं, तो दूसरी कंडीशन K ए की पावर 1, अब बी को कितना कर दिया 3 गुना, यानी 1 बी की जगह कितनी बी, 3 बी। ठीक है, देखो ए से K से K कैंसिल, ए से ए कैंसिल, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9 बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, जो आपका दर है वो कितने गुना हो जाएगी, यानी R2 इजिकल टू 9AR क्या हो जाएगी, R2 इजिकल टू 9R1। जो आप इसको सॉल्व करोगे सही से, तो आपको निकल के आएगा R2 इजिकल टू 9R1, यानी बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर जो आपकी वेग है वो कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में बोला गया है जब ए और बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाती है। अब क्या करो, ए और बी दोनों की सांद्रता को 2 गुनी कर दो। ठीक है, तो जैसे देखो पहली कंडीशन तो ये आपकी, दूसरी कंडीशन क्या है कि ए को भी 2 गुना कर दिया, बी को भी 2 गुना कर दिया, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर, और 4 दूनी 8 होता है, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, के से के कैंसिल, तो 8 निकल के आएगा आपका। तो इस अभिक्रिया की दर कितने गुना बढ़ जाएगी, अगर ए और बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए, तो अभिक्रिया की जो दर है वो कितना बढ़ जाएगी आपकी, 8 गुना। कितनी बढ़ जाएगी, 8 गुना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग यानी R0 नीचे दिया गया है। ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है। देखो ये प्रश्न का अलग टाइप है। आपको क्या होगा कि आपको ऐसे सारणी बनाकर दे दी जाएगी सांद्रताओं की, 2 अभिकारकों की सांद्रताओं की, जितने भी अभिकारक उस अभिक्रिया के अंदर हैं। अब इससे क्या करना है, आपको उस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे कोटि ज्ञात।
मान लीजिए कि ए के संबंध में अभिक्रिया की कोटि x और बी की कोटि संबंध में y। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, मैथ की तरह ये मान लेना है कि ए के संबंध में जो कोटि है वो x है, बी के संबंध में कोटि है वो y है। तो उसका दर समीकरण क्या लिखोगे फिर, आर नॉट इज इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y। अब इसको आप इस तरह लिखोगे तो देखो इस तरह लिखोगे, ये तो हो गया आपका ए की सांद्रताएं ऊपर, और ये क्या होगी बी की सांद्रताएं, और ये इसका वेग दे रखा है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, समीकरण बनाओगे। सबसे पहले समीकरण कैसे बनाओगे, तो जैसे इसमें दे रखा है कि ए की जगह तो क्या लिखोगे 0.20, बी की जगह क्या लिखोगे 0.3, और जो आपकी आर नॉट है उसकी जगह क्या लिखोगे 5.07 इंटू 10⁻5। इस तरह जैसे पहला समीकरण है 5.07 इंटू 10⁻5। अब एक के की तो के की जगह तो के रहेगा, लेकिन ए की जगह क्या लिख दोगे 0.2 की पावर x, 0.3 की पावर y। इसी प्रकार इसका समीकरण बनाओगे तो इसका ये बना के आएगा आपका 5.07 इंटू 10⁻5 बराबर के। अब एक की जगह ये और बी की जगह ये आर नॉट की ये लिख दिया, तो एक की पावर कितनी 0.2 x, बी की पावर कितनी है y, तो 0.1 की पावर या 0.1 0 की पावर कितनी y। इस प्रकार इसी तरह से आप इसका समीकरण बनाओगे। अब समीकरण बनाओगे तो ये बन के आएगा 1.43 इंटू 10⁻4 के, अब इजिकल टू के 0.40 बोलो की पावर x बराबर, अब 0.5 क्योंकि b की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.05 की पावर y। इस तरीके से आपको सबसे पहला काम करना है कि उस सारणी के अंदर से, मतलब पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है आपको सांद्रताओं को, जो सांद्रताओं की घातें हैं उनको मानना है, जैसे x और y आप कुछ भी मान सकते हो। उसके बाद क्या करना है, जितने भी आपको सारणी दी गई है उसमें से क्या बनाने, समीकरण बनाने। बनाना कैसे है ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अगला काम करना है तुम्हें, ऐसी दो समीकरण देखनी है, ऐसी दो समीकरण देखनी है जिनके अंदर एक वैल्यू समान हो, या तो वो ए की हो या फिर बी की हो। जैसे कि हम बात करें तीनों समीकरण में, समीकरण नंबर 1 और 2 में, समीकरण नंबर 1 और 2 में हम देखें तो हमें ए की जो सांद्रता है वो समान दिखाई दे रही है। अब ए की जो सांद्रता अगर समान दिखाई दे रही है तो हमें पता है कि बी का मान निकल के आ जाएगा, बाई का मान निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, मतलब समीकरण 2 का भाग दे दिया किसके अंदर, समीकरण 1 के अंदर। अब भाग दोगे तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, जो बराबर के साइड है उनको डिवाइड करोगे। ये कर दिया, देखो 5.07 इंटू 10⁻5, 5.07 इंटू 10⁻5। उसके बाद जो बराबर की इस साइड है इनको डिवाइड करोगे तो ये कर दिया। अब के बराबर 0.20 की पावर x, 0.30 की पावर y, उसके बराबर 0. अब दूसरी समीकरण क्या है, के इंटू 0.20 की पावर x, के इंटू 0.20 की पावर y। तो ये तो क्या हो जाएगा, देखो के से के कैंसिल, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x का मतलब बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब जो बचेगा इधर क्या हो जाएगा, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम दे रखा है, तो इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 लिखा। उसके बाद बचेगा क्या आपका 0.30 की पावर y और 0.10 की पावर y। अब आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 0.30 बटे 0.10 की पावर y, ठीक है। अब इधर जो मान आया है वो 1 आया है, क्या आया है 1 आया है। अब सोचो कि इसकी वैल्यू 1 कैसे आ सकती है, जैसे 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 बराबर 3 की पावर y। अब इसकी पावर जो 3 की पावर y है, मुझे 3 का मान 1 लेके आना है। कैसे आ सकता है 3 की पावर y का मान 1, तो क्या करोगे आप y की जगह क्या लिख दो 0, यानी अगर 3 की पावर 0 लगा देते हो तो जो y का मान है वो, जो आंसर है वो 3 का किसके बराबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कितनी पावर लगाऊं, 3 के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि इसका मान 1 आ जाए। तो हमने सोचा 0 लगा दो, क्या लगा दो 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी भैया, आप इन चीज़ों के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हो। अगर मैंने बाई की पावर यहाँ 0 लिख दी तो ये 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर बाई का मान क्या मिल गया हमें, बाई बराबर 0, ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे आप कि अब हमें बाई का मान मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, जो समीकरण बचे उनको डिवाइड कर लो। समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग देने पर, अब समीकरण 3 को क्या करोगे, समीकरण 2 से भाग दे दो। अब समीकरण 3 को 2 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा
1.43 इंटू 10 की पावर -4 बटे 5.07 इंटू 10 की घात -5। अब ऐसे आप इधर लिखोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अब k से की कैंसिल हो जाएगी। अब k से की कैंसिल हो जाएगी, आप देखो, और बाई की पावर कितनी दे रखी है 0, तो इनकी वैल्यू तो सबकी क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1। बचेगा क्या आपका 0.40 बटे 0.20 की पावर x। अब ये कितना आएगा, अब बाई की पावर तो 0 थी, अब ये कितना आएगा आपका 2 की पावर x, क्योंकि 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब बचेगा 40/20, तो 40/20 का मतलब 2, यानी 2 की पावर कितनी बची x। अब 2 की पावर x बची, और इधर इसको आप सॉल्व करोगे तब आपका आंसर ये निकल के आएगा, इस वाले का आंसर आएगा आपका 2.821। तो 2.821 बराबर किसके 2 की पावर x के। अब क्या करोगे, हमें पावर हटानी है, और पावर हटानी है तो हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ से लॉग लेने पर, अब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग 2.821 बराबर 1। अब तो पता है जो लॉग लेते हैं तो जो पावर में लगी होती है चीज़ें वो कहाँ जाती हैं आगे, तो 2 की पावर x कहाँ गई, x कहाँ गई आगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, लॉग से लॉग इंटू लॉग 1 पॉइंट कितनी आएगी 1.496, यानी अप्रोक्सीमेट लगभग 1.5 के बराबर। यानी a के संबंध में यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1.496, यानी अप्रोक्सीमेट 1.5। अब 1.5 का मतलब क्या है कि जो a के संबंध में अभिक्रिया की कोटि क्या है 1.5, x का मतलब यही तो है, और b के संबंध में क्या है 0। तो ये आपकी इस समीकरण के लिए अभिक्रिया की कोटि यानी a के संबंध में तो 1.5 और b के संबंध में 0। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी ऐसा ही दे रखा है आपको कि कोई अभिक्रिया है आपकी 2a + b मिलकर बनाते हैं c + d। अभिक्रिया की बलगति के अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। अभिक्रिया के लिए वेग नियम तथा वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि मानेंगे, अब x मानो या y मानो कुछ भी मान लो, तो मान लीजिए कि a के संबंध में अभिक्रिया की कोटि x और b के संबंध में y, और मैंने बताया था क्या बनाओ समीकरण। समीकरण कैसे बनाओगे, प्रयोग नंबर फर्स्ट में ये समीकरण बनेगा आपका, प्रयोग नंबर सेकंड में ये बनेगा, प्रयोग नंबर थर्ड में ये बनेगा, और प्रयोग नंबर फोर्थ में ये बनेगा, a की वैल्यू b की वैल्यू और ये वेग, ठीक है। अब इस प्रकार लिख दिया आपने। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले उन दो समीकरण को डिवाइड करो जिनमें आपको एक वैल्यू समान मिल जाए। तो आप देखोगे कि समीकरण 4 और समीकरण 1, समीकरण 4 और समीकरण 1 जैसे डिवाइड करने को आप 0.3 को भी कर सकते हो, ये 0.3 देन 2 और 3 को। सबसे पहले हम डिवाइड किसको करेंगे 0.4, देखो यहाँ पर समीकरण 4 में क्या है 2.40 इंटू 10 की घात देन 2.4 इंटू 10 की घात -2 इजिकल टू के 0.4 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y। इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे तो 6 इंटू 10 की घात -3 के 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y। यानी यहाँ पर देखो y की जो दोनों वैल्यू आपको क्या मिल रही है सेम। हमने क्या कर दिया समीकरण 4 को समीकरण 1 से भाग दे दिया। क्या कर दिया, समीकरण 4 को समीकरण 1 से भाग दे दिया। तब समीकरण 4 को आप समीकरण 1 से भाग दोगे तब आंसर निकल के आएगा आपका। आंसर क्या निकल के आएगा, देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा आपका कितना 4, कितना आएगा 4, और ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका बाई वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x। अब इसका मतलब ये कि इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब सोचो कि 0.1 और 0.4 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 = 4 की पावर x। मतलब इसको 4 इसकी जो वैल्यू है वो 4 कैसे रह सकती है, जो 4 है वो 4 कैसे रह सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x की पावर यानी x ये क्या लिखना पड़ेगा पावर में 1, क्योंकि 4 का वर्ग करोगे या 4 की घात 1 को सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा 4। मतलब आंसर क्या लेके आना है आपको 4 आंसर का तभी आ सकता है जब आप 4 की जो पावर है उसको क्या लिखोगे x, या फिर ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो कि देखो 4 की पावर x और 4 की पावर x ये दे रखा है ना आपका, ये दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि x किसके समान है 1 के, यानी 4 तो बेस तो समान है, घातें क्या हो जाएंगी, तो घात देखो तो 1 किसके बराबर लग रहा है आपको
एक जो एक है वो किसके बराबर है, एक्स यानी जो घात है वो कितनी हो जाएगी आपकी एक, यानी एक्स का वैल्यू कितनी आ जाएगी एक। इसी प्रकार समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग देंगे। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखो समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग देने पर इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर 4 आ रहा है। अब देखो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वैसे भी तो देख सकते हो एक, एक लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे एक लिखो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक बचेगा टोटली ये, ठीक है। अब ये क्या होता है 0.4 0.2, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके आपका 4 आ रहा है, और 0.2 0 ऊपर 0.4 नीचे 0.2। अब ये क्या चाहिएगा 2 की पावर वाई, क्यों इसके डिवाइड करोगे 2, ये कितना हो जाएगा 4 इजिकल टू 2 की पावर वाई। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 2 की पावर वाई, बेस समान है तो क्या हो जाएगा घातें भी समान, यानी वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 2। तो वाई की वैल्यू कितनी 2 और एक्स की वैल्यू कितनी 1। अब इसका दर नियम या वेग नियम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखते हैं, तो वेग बराबर के ए की पावर 1, यानी एक्स का मान कितना आया था 1, वाई का मान कितना आया था 2। अब आप चारों प्रयोगों से देख सकते हो निकाल के सांद्रता कैसे निकालोगे प्रयोग से, तो के का जो वेग है उसका ऊपर क्या लिख दो वेग बटे ए और बी की सांद्रता। तो आंसर आप चारों समीकरण से निकालोगे तो आंसर एक ही निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा 6 लीटर की पावर 2 मोल इनवर्स 2 मिनट इनवर्स, या मोल की पावर -2, यानी जो आपका आंसर है वेग स्थिरांक वो कितना आ जाएगा के इजिकल टू 6 लीटर की पावर 2 मोल का की पावर -2 मिनट इनवर्स, ये आपका वेग स्थिरांक निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है, बस इसमें क्या दे रखा है आपको कि यार सारी की सारी वैल्यू दे नहीं रखी है, ठीक है। तो ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति शून्य कोटि की है। अब इसमें पहले ही बता रखा है आपको जो अभिक्रियाई कोटि है वो ए के प्रति तो कितनी है प्रथम और बी के प्रति कितनी है शून्य। तो निम्न तालिका के अंदर जो रिक्त स्थान दिए हैं उनको हमें फिल करना है। चलो करते हैं। दी गई अभिक्रिया ए के संबंध में पहली कोटि की और बी के संबंध में शून्य कोटि की, तो अगर इसका दर नियम लिखें तो इस प्रकार मिल जाएगा, यानी दर किसके बराबर है ए के बराबर, ठीक है। तो पहले प्रयोग से हम देखें कि वेग कितने 2 × 10⁻²। तो हमें अगर इसकी वैल्यू निकालें के की तो कितनी आएगी, तो 2 × 10⁻²। अब इसको डिवाइड करोगे आप किससे 0.1 से, तो आंसर कितना आएगा आपका 0.2। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ से आपको क्या मिल गई के की वैल्यू वेग स्थिरांक की वैल्यू मिल गई जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। अब क्या है, इसलिए अभिक्रिया का वेग तो ये आ गया, ये निकाल दिया आपका के की वैल्यू। अब प्रयोग 2, प्रयोग क्या है, प्रयोग 2 से प्राप्त वेग। अब प्रयोग 2 से प्राप्त वेग क्या होगा, तो 4 × 10⁻²। अब हमें पता है कि हमारे पास जो के की वैल्यू है कितनी 0.2, कितनी है 0.2। तो ए के लिए क्या आ जाएगा आपके, देखो ए के लिए क्या बचेगा, अब प्रथम कोटि अभिक्रिया है, कौन सी कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए r इजिकल टू के दे रखा है, r इजिकल टू के की पावर 1, यानी r इजिकल टू के की पावर 1 यानी r, तो के ही क्या हो जाएगा उसका a, के ही क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो जो आपकी प्रयोग 2 से एक की वैल्यू निकल के आएगी वो कितना है 0.2 मोल, कितनी आएगी 0.2 मोल निकल के आएगी। उसके बाद प्रयोग 3 से अगर प्रयोग 3 की बात करें 0.4 वेग निकालना है, तो वेग कितना आएगा, अब वेग निकालने के लिए क्या करोगे r इजिकल टू के इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 0, बी की पावर 0 का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, के कितना है 0.2, ए की पावर अब के कितना है 0.2 और बी कितना दिया 0.4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.08, कितना आ जाएगा वेग 0.08। अब प्रयोग 4 से प्राप्त वेग कितना 2 × 10⁻²। अब ए की सांद्रता कितनी है 0.2, आंसर कितना आएगा 0.1, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 0.1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना।
और जो वेग स्थिरांक दिया है उससे अर्ध आयु की गणना करनी है। पहली बात तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है आपका, k = 0.693 या 691/t²। अब टी आप सबके दे रखे हैं। अब पूछ गया नीचे दिए परंतु वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना करनी है, यानी वेग स्थिरांक दे रखे हैं सभी क्रिया के लिए अलग अलग। तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला, इसके लिए आपका फॉर्मूला बनेगा टी आपके लिए T½ = 0.693 अपॉन क्या बन जाएगा के। ठीक है, तो पहले की अभिक्रिया के लिए अगर टी आप निकालोगे तो देखो 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी 200, अगर इससे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 3.47 सेकंड लगभग। ठीक है, दूसरा टी आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.693, अब कितना दिया 2 मिनट, तो 2 मिनट डिवाइड करोगे 0.35 मिनट लगभग। ठीक है, अगला क्या है अर्ध आयु, अगर इसके लिए 4 ईयर्स दे रखी है तो अगर ईयर्स में निकालोगे तो इसके डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा आपका 0.173 ईयर्स लगभग इतना। ठीक है, तो ये हो गया आपके किससे वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना। अगला प्रश्न है आपका कार्बन 14 के रेडियोएक्टिव क्षय की अर्ध आयु दी है 5730 वर्ष। जो कार्बन 14 का रेडियोएक्टिव क्षय हो रहा है उसकी अर्ध आयु कितनी है 5730 वर्ष। ठीक है, तो एक पुरातत्व कलाकृति से लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। मतलब एक पुरानी लकड़ी है कलाकृति की लकड़ी, उसमें जीवित लकड़ी की अपेक्षा कितनी है 80% कार्बन की मात्रा है। तो नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। क्या करो, नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। तो अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेडियोएक्टिव क्षय होता है वो कौन सी कोटि का होता है, प्रथम कोटि का। अब आपको पता है प्रथम कोटि का है, तो प्रथम कोटि के लिए आपको अर्ध आयु का सूत्र भी पता है। सबसे पहले इसको लिखो k = 0.693/t²। अब के तो निकालना पड़ेगा आपको 0.693/5730, टी आप कितना दिया है 5730, इसको डिवाइड करोगे। अब ये आप के का मान आ गया, अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो देखो क्या कह रहे हैं नमूने की आयु, अर्ध आयु दी हुई है आपको और पुरानी पूरी आयु पूछ रहा है, इसकी पूरी आयु कितनी। ठीक है, तो इस नमूने के लिए अब जैसे आप टाइम निकालोगे तो टाइम क्या आएगा आपका कुल टाइम, सूत्र बताया आपको 2.303/k log r0/r। अब 80% दी हुई है तो बची कितनी 80 के बाद जितनी सांद्रता उपयोगी है, इसके लिए क्या लिखो 2.303, उसके बाद अपॉन ये क्या लिख दोगे यहाँ पर आप जो के की वैल्यू दे रखी है 0.693/5730 log 100/80। अब इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, इसको देखो ऊपर लेके जाओगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो या फिर ऐसे कर दो 10⁻²। अब 10⁻² और इसको कैसे कर दो 8। 80 को कैसे लिख दोगे आप, 80 को जैसे या तो इसको डिवाइड कर दो तो ये बचेगा आपका 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा आपका 2, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 5/4 और log 5 की वैल्यू रखो, log 4 की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका फाइनली आंसर निकल के आएगा आपके पास नमूने की जो आयु है वो कितनी है 1845 वर्ष। कब, जब पुरातत्व लकड़ी की अपेक्षा जीवित लकड़ी की तुलना में कितनी 80% है, जब इस नमूने की आयु कितनी 1845 वर्ष। ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का। इसके बाद अगली वीडियो में करेंगे हम, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसके बाद कल करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।